नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में कि किस तरह से अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें क्या प्रावधान था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो अन्य राजनीतिक पार्टी थे उन्होंने इस पर अपना क्या मत व्यक्त किया। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं किसको, अगस्त प्रस्ताव को। अगस्त प्रस्ताव, ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये कब आया था? ये आया था 8 मार्च 1940 को। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत में उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उसके द्वारा जारी किया गया। वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। और अब ये देखते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या प्रावधान था। और ये प्रस्ताव इसीलिए लाया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है, इस युद्ध में भारतीय लोग ब्रिटेन का समर्थन करें, ब्रिटेन का साथ दें। तो क्या क्या प्रावधान था इस प्रस्ताव में? देखिए, अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान को समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था इस समय पे। तो अगर हम ये देखें तो मार्च 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब क्या किया जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। जैसे ही एक स्थिति बनेगा, एक अनुकूल स्थिति बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। तो इस चीज को लेकर के बहस चल रहा था कांग्रेस के अंदर। और एक चीज याद रखिए, ये जो अधिवेशन है मार्च 1940 में हुआ था और इसके बाद कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1946 में। यानी कि आजादी से पहले ये परंपरा था कि हर एक वर्ष के बाद जो अध्यक्ष होता था वो अध्यक्ष बदल जाता था। तो आजादी से पहले कोई एक नेता जो लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा वो था मौलाना आजाद। यानी कि 1940 से लेकर के 1946 तक, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं। जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। और जब भी आजादी आंदोलन के दौरान जब भी कांग्रेस सरकार का विरोध करता था तो सरकार सीधे तरीके से एक एक्शन लेता था और कांग्रेस पार्टी को एक अवैध संगठन के रूप में मान करके उन पर क्या करता था कि प्रतिबंध लगा देता था। तो 1940 में भी ऐसे ही हुआ। और 1940 में जब कांग्रेस पार्टी को प्रतिबंधित किया गया था तो 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना आजाद। अब हम आते हैं फिर से अगस्त प्रस्ताव पे। यानी कि इसमें यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के खिलाफ अब जैसे ही अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगा हम किस चीज की शुरुआत करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और ये परिवर्तन महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत की नीति देखे तो कांग्रेस के नेता सरकार के कार्य करने के तरीके से नाखुश जरूर थे, पर कांग्रेस के नेता ये नहीं चाहते थे कि युद्ध काल में किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार को परेशान किया जाए, किसी तरह का आंदोलन किया जाए। पर जब कांग्रेस के मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना तो रामगढ़ अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि जब अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होगा तो हम सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे और आजादी के लिए हम काम करेंगे। अब देखिए, जो अगस्त प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान था? तो सबसे पहला प्रावधान ये था कि डोमिनियन स्टेटस की बात किया गया।
डोमिनियन स्टेटस। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इन सब चीजों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो डोमिनियन स्टेटस की बात किया गया सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में। इसके बाद कहा गया कि जो वॉर काउंसिल होगा, जो युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि पूरा जोर ब्रिटिश सरकार का यही था कि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन के साथ दे, ब्रिटेन की सरकार के साथ दे। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के सामने जो दूसरा प्रस्ताव रखा वो ये कि अगर भारतीय लोग इस प्रस्ताव को मानते हैं तो जो युद्ध सलाहकार परिषद होगा, युद्ध सलाहकार परिषद का काम होता था कि युद्ध से जुड़े हुए चीजों पर निर्णय लेना। और चूंकि भारत भी अगर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा तो भारतीय लोगों को भी इस परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। तीसरा चीज कहा गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय के कार्यकारिणी का विस्तार, वायसराय के कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। तो वायसराय और उनके जो कुछ सदस्य थे यही मिलकर के कार्यपालिका से संबंधित विषय पर निर्णय लेते थे। और लंबे समय से भारतीय लोगों का ये मांग था कि वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए। अब तक वायसराय की जो कार्यकारिणी था, यानी कि वायसराय और कुछ सदस्य होते थे, उनमें सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश व्यक्ति थे, भारतीय लोग नहीं थे। पर जो अगस्त प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में ये चीज माना गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी का परिषद है इनका विस्तार किया जाएगा और इसमें भारतीय लोगों को भी क्या किया जाएगा, तो शामिल किया जाएगा, इस बात को कहा गया। इसके बाद और प्रावधानों में से देखें तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा, तो युद्ध के समाप्त होने के बाद। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस संविधान सभा का काम क्या होगा कि भारत से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के संविधान का निर्माण करना। पर इन्होंने एक चीज कह दिया कि संविधान सभा के गठन करने में जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं या अल्पसंख्यक समुदाय है उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और जो देसी रियासत है, देसी रियासत है, इनका भी क्या किया जाएगा कि ध्यान रखा जाएगा, देसी रियासत के का भी ध्यान रखा जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव ला करके ब्रिटिश सरकार चाहते क्या थे, अगर हम ब्रिटिश सरकार की बात करें कि ब्रिटिश सरकार क्या चाहते थे, ब्रिटिश सरकार, इसका क्या उद्देश्य था ये प्रस्ताव लाने का, तो भारतीय का सहयोग, भारतीय लोगों का समर्थन, युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन चाहते थे ब्रिटिश सरकार। नहीं तो इस तरह से जो अगस्त प्रस्ताव आया, लॉर्ड लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को जारी किया था। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में जो महत्वपूर्ण बातें था वो यही था। अब हम ये समझते हैं कि जब अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के सामने रखा तो उस समय के जो भारत के राजनीतिक पार्टी थे उन्होंने किस तरह से इस प्रस्ताव को देखा, उन पर क्या रिस्पॉन्ड रहा, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, उन्होंने इस पर किस तरह का प्रतिक्रिया दिया, इस चीजों को समझते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव पे सबसे पहला
जो प्रतिक्रिया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला प्रतिक्रिया यही था कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की। आप डोमिनियन स्टेटस की बात किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पर डोमिनियन स्टेटस की बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब के छोड़ चुके थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था पूर्ण स्वराज्य का, और सरकार अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात किए जा रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हम पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं और आप डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, हमें ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, मंजूर नहीं है। इसके बदले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अगस्त प्रस्ताव है उसको इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं किया गया था, इसमें बात किया गया था डोमिनियन स्टेटस का। दूसरी ओर अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, वेलकम किया कि बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और राज्यों का जो हित है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इस आधार पे जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव का स्वागत किया, पर मुस्लिम लीग स्वागत करते हुए भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि चूंकि इसमें पृथक मुस्लिम प्रांत की बात नहीं किया गया है, इसलिए ये प्रस्ताव उसको स्वागत नहीं है, ये प्रस्ताव उसको स्वीकार नहीं है। 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, इसमें लीग ने स्पष्ट कर दिया कि उनको अब एक पृथक प्रांत चाहिए, वो भारत के साथ रहना नहीं चाहता है। जो क्षेत्र है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अधिक है, मुसलमान बहुसंख्यक है, उन क्षेत्रों को भारत से अलग करके एक मुस्लिम प्रांत का गठन किया जाए। पर जो अगस्त प्रस्ताव है, इस अगस्त प्रस्ताव में किसी भी तरह के मुस्लिम प्रांतों की गठन की बात नहीं की गई थी। इसके वजह से क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इस प्रस्ताव को उन्होंने क्या कर दिया कि खारिज कर दिया। और मुस्लिम लीग ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि जब तक विभाजन की बात नहीं किया जाएगा, जब तक पृथक मुस्लिम प्रांत का बात नहीं किया जाएगा, उसको किसी भी तरह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। देखिए, भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो उस समय की दो बड़े राजनीतिक पार्टी थे जो देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे, सरकार के सामने बहुत सारे मांग को रख रहे थे, पर इन लोगों ने जो मांगे रखा सरकार के द्वारा भले नहीं स्वीकार किया गया, पर कुछ बातें महत्वपूर्ण था इस अगस्त प्रस्ताव में जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगर हम अगस्त प्रस्ताव की मूल्यांकन करें तो सबसे पहला जो चीजें निकल के आता है कि सरकार कम से कम इस चीज के लिए तैयार हो गया कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देने वाले हैं, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात लंबे समय तक चलते आ रहा था। एक लंबी मांग चल रही थी शुरू में डोमिनियन स्टेटस की, जब तक जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन है नहीं हुआ था, उससे पहले इसी चीज की मांग चल रहा था कि कम से कम भारत को पहले डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए, पर सरकार ने कभी भी इस मांग को उस तरह से स्वीकार नहीं किया। पर अगस्त प्रस्ताव में सरकार ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि भारत के लोगों की जो लंबे समय से मांगे हैं डोमिनियन स्टेटस की, इस मांग को बहाल किया जाएगा। तो कम से कम जो अगस्त प्रस्ताव है, इसमें सरकार ने डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार कर लिया, पहला चीज। दूसरा, अगर हम ये देखें तो कांग्रेस की लंबे समय तक ये मांग था कि भारत के लोग संविधान निर्माण के लिए सक्षम है,
पर ब्रिटिश सरकार कभी भी भारतीय लोगों को ये मौका नहीं दिया था। और आपको अगर याद हो तो जो नेहरू रिपोर्ट था वो संविधान निर्माण की दिशा में पहली कदम था। पर अगस्त प्रस्ताव के द्वारा सरकार ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लंबे समय तक संविधान सभा का मांग था कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इस मांग को भी स्वीकार कर लिया। हालांकि इसके लिए कहा गया कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो जाता है तब तक संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा। पर कांग्रेस की जो लंबी समय से मांग चली आ रही थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और भारतीय लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने हित के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार संविधान निर्माण कर सकते हैं और इस देश की शासन चला सकते हैं। कम से कम इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे वो अलग अलग आधार पे क्या किया था कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। अब सरकार के सामने एक चुनौती ये था कि कहीं भारत के अंदर सरकार के विरुद्ध आंदोलन न शुरू हो जाए। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक प्रस्ताव पारित किया, एक अध्यादेश पारित किया और इस अध्यादेश के द्वारा क्या किया गया कि सभा करने की आजादी और आंदोलन करने की और संगठन बनाने की आजादी जैसे बेसिक अधिकार जो लोगों के पास होना चाहिए, इन सारे अधिकारों पर क्या कर दिया गया कि पाबंदी लगा दिया गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो महात्मा गांधी है वो महात्मा गांधी कांग्रेस की सदस्यता से अपने आप को अलग कर चुके थे। तो इस दौरान कांग्रेस के नेता ने गांधी जी से फिर कहा कि चलिए अब आप ही कांग्रेस का जिम्मेदारी फिर से उठाइए, आप जैसे कहेंगे हम लोग उसी तरीके से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और फिर क्या करते हैं कि गांधी जी पुनः कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस के कमान संभालते हैं। अब देखिए जब अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हुआ और गांधी जी फिर से कांग्रेस में आए तो इसके बाद जो पहला काम शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, हम इनको समझते हैं पहले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था और ये शुरू करने के पीछे का क्या उद्देश्य था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब महात्मा गांधी फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमान संभाले तो उसके सामने अब ये चुनौती था कि कांग्रेस के सभी नेताओं को पहले एकजुट किया जाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ अलग अलग कांग्रेस नेता जो थे उनके अंदर अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हो रहा था। दूसरी तरफ सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे थे और सरकार की ओर से लगातार लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि किसी भी तरीके से भारतीय लोग सरकार का समर्थन करें। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि सरकार के खिलाफ एक लंबा आंदोलन शुरू करने से बेहतर है कि हम पहले आंदोलन को छोटे पैमाने पर शुरू करेंगे और इससे क्या होगा कि सरकार को भी कुछ समय मिल जाएगा सोचने के लिए कि वो भारतीय लोगों की मांगों को सुने, भारतीय लोगों की मांगों को माने। तो इसके लिए शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें क्या होता था, इसमें यह कहा गया कि देश के अलग अलग हिस्से के जो नेता है उसको क्या करना है कि गांव जाना है, गांव पहुंचना है, किसी को साथ नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को मिल करके नहीं जाना है, क्योंकि सरकार ने विश्व युद्ध के कारण अध्यादेश जारी किया है कि सभा नहीं करना है, संगठन नहीं बनाना है। तो किया क्या जाएगा कि लोग गांव पहुंचेंगे, कांग्रेस के नेता अपने विचारों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाएंगे और उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको कांग्रेस की नीति बताएंगे कि कांग्रेस क्या करने वाला है। इससे एक तो ये होगा कि लोगों के अंदर एक माहौल बनेगा और लोगों को ये चीज समझ में आएगा कि देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है।
और लोगों को इसलिए तैयार किया जाएगा कि जब जरूरत पड़े तो लोग मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आए और साथ मिल करके सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत किया जाए। तो जो ये सिद्धांत था इनमें यही था कि इसमें व्यक्तिगत आधार पे जो जिस हिस्से के नेता हैं, जिस क्षेत्र के नेता हैं, वो क्या करेंगे कि मिल करके एक गांव पहुंचेंगे, गांव के लोगों को बताएंगे कांग्रेस की क्या नीति है, कांग्रेस किस तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। अगर ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार कर लेते हैं जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे हैं, तब तो वो सत्याग्रह वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार सत्याग्रह को नहीं रोकते हैं, उस व्यक्ति के कार्य को नहीं रोकते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि फिर दूसरे गांव पहुंचेंगे, तीसरे गांव पहुंचेंगे, ऐसे करके हर एक गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ते चलेंगे और फिर दिल्ली की तरफ अलग अलग हिस्से से लोग पहुंचेंगे और इस तरह से आंदोलन चलेगा। तो देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन? क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि देश के अलग अलग हिस्से के लोगों को जोड़ करके हमको दिल्ली की तरफ कूच करना है, और अगर सरकार हमारे बातों को नहीं मानता है तो फिर हम सब मिल करके सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो अगर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो इसमें क्या था, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेता इसमें शामिल हुए और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? तो अक्टूबर 1940 में। अक्टूबर 1940 में। और पहला सत्याग्रही कौन था? पहला सत्याग्रही यानी कि जो गांधी जी के विचारों को माना और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। आजादी के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे जो गांधी जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और इसके बाद और भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यही वो समय है जब जो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के काफी करीब आ गए थे। शुरू में गांधी जी के विचार और जवाहरलाल नेहरू के विचार में बहुत ज्यादा अंतर था, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के हो या अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, धर्म को लेकर के हो। इन सभी विचारधारा में गांधी और नेहरू के बीच मतभेद था। महात्मा गांधी भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जो जवाहरलाल नेहरू है वो पश्चिम से पढ़ करके आए थे। हालांकि गांधी जी भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए थे, ब्रिटेन गए थे, और नेहरू भी ब्रिटेन से पढ़ करके आए थे। लेकिन दोनों की विचारधारा में बहुत ज्यादा फर्क था। गांधी जी आस्तिक थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। जवाहरलाल नेहरू का ईश्वर में उतना ज्यादा विश्वास नहीं था। पर कई तरह के भेदभाव, मतभेद के बावजूद ये एक ऐसा समय आया जब गांधी जी का उत्तराधिकारी के रूप में क्या किया, गांधी जी ने फिर से जवाहरलाल नेहरू को चुना और आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद होता है तो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये था अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव जब नहीं माना गया तो किस चीज की शुरुआत होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होता है। जब अगस्त प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और ब्रिटिश सरकार को अपना समर्थन देने से मना कर दिया, तो ब्रिटिश शासन की ओर से एक और कोशिश किया जाता है और फिर आता है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में।
क्रिस प्रस्ताव क्या था, उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है और क्रिस प्रस्ताव को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रहा, इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।